Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi and today I am going to discuss the topic advantages and disadvantages of international business. So, let's discuss advantages of international business. First is a country may import things which it cannot produce. कोई कंट्री होती है वो बहुत सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं करती, उसके लिए वो दूसरी कंट्रीज़ पे टोटली डिपेंडेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और इंडिया एक्सपर्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जिसमें अमेरिका एक्सपर्ट नहीं है. तो अमेरिका एग्ज़ाम्पल वहाँ टेक्निकली एडवांसमेंट के कारण वो कार का प्रोडक्शन बहुत अच्छा करती है और उसमें उससे एक्सपर्टाइज़ हासिल है. पर इंडिया की बात करें तो इंडिया स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और उनका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट यहाँ स्पाइसेस का ज़्यादा होता है. तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया अमेरिका में स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करेगी और इंडिया में क्योंकि ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है तो अमेरिका से कार को इंपोर्ट करेगी. तो इस तरीके से कोई भी कंट्री होती है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है, कई चीज़ों के लिए उन्हें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ता है. और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो उस बेसिस पे चलती है कि आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं वो उस चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कर दें और जिन चीज़ों में आप एक्सपर्ट नहीं हैं उन चीज़ों को आप इंपोर्ट कर लें. दो कंट्रीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहाँ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होना चाहिए और इससे दोनों कंट्रीज़ जो है वो विन विन सिचुएशन गेन करती है. सेकेंड इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का ये मतलब होता है कि आपके पास जो कैपेसिटी है, आपके पास जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल्स हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना. तो अगर मान लीजिए कि इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो 100% हैं, चाहे आप वेदर की बात कर लें या फिर रॉ मटेरियल्स की बात कर लें, लेकिन इनका जो यूटिलाइजेशन है वो 50% कैपेसिटी ही कर पाते हैं क्योंकि मैन पावर यहाँ की कमी है या फिर मैन पावर है पर वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड नहीं है, जिसके कारण कि यहाँ का जो 50% रिसोर्स है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता है. तो हम क्या करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में आएंगे. इससे क्या होगा कि हमें अदर कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उनके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और जिन चीज़ों को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों के लिए हम बाहर से टेक्नोलॉजी या फिर कोई अदर हेल्प ले सकते हैं ताकि उस हेल्प से हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो जाए. थर्ड इज़ बेनिफिट टू कस्टमर को भी बेनिफिट होता है. आज का जो एरा है वो टोटली कस्टमर बेस्ड है. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि टुडे कस्टमर्स आर द किंग. उन्हें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, उन्हें वैरायटी ऑफ डिफरेंट फैसिलिटीज़ चाहिए, सर्विसेज चाहिए अवेल करने के लिए और वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं हैं. तो हम क्या करेंगे, उसे फ़ॉरेन मार्केट से ला सकते हैं. एग्जांपल के लिए एप्पल. इंडिया में एप्पल यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा है या फिर अगर जितने भी हैं उन्हें बिल्कुल एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए जो कि प्राइस उसका जितना भी हो लेकिन क्वालिटी वाइज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, पर एप्पल का प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता. उस केस में क्या होगा कि क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है इसलिए हम फ़ॉरेन से उसको एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और यहाँ इंडियन मार्केट में मैक्सिमम लोग जो है वो एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. इसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं और इंडिया में नहीं है. तो हम क्या करते हैं, उन्हें इंपोर्ट करते हैं और हमारे नेशनल बाज़ार में, नेशनल मार्केट में कई सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्वालिटी वाइज और लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. इस वजह से क्या होता है कि कस्टमर को बेनिफिट होता है. उन्हें पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो भी चीज़ें बन रही हैं वो नेशन में बैठ के ही उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज, उसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ इज़ रिड्यूसेस ट्रेड फ्लक्चुएशंस. दिस इज़ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे दुनिया के हर एक कोनों में हर एक सर्विसेज और हर एक गुड्स अवेलेबल हैं. तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है. कंपटीशन हाई होने की वजह से क्या है कि कोई भी कंपनी अपने गुड्स या फिर कोई भी नेशन अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को ज़्यादा
बढ़ा के नहीं रख सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्राइसेस में नहीं होता, लाइक कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा कम कर दिए। अगर वो चीज़ों प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को प्राइस अगर हाई रखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए जो फ्लक्चुएशंस हैं प्रोडक्ट्स के रेट के, वो मोर और लेस सिमिलर रहते हैं, जिसके कारण कि जो ट्रेड फ्लक्चुएशंस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। फिफ्थ इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस। मान लीजिए कि हमारे नेशन में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनका जितना एक्सपेक्टेड था डिमांड, वो उतना सप्लाई नहीं हो पाया, उससे यानी कि प्रोडक्ट्स जो हमारे पास सरप्लस बन गए। हमने एक्सपेक्ट किया था कि डिमांड 100 है, लेकिन 80 प्रोडक्ट्स ही हमारे नेशन में यूटिलाइज़ हो पाए, बाकी 20 आपका सरप्लस रह गया। तो आप इस सरप्लस का क्या करोगे? आप इस सरप्लस को इंटरनेशनल बाज़ार में बेच दोगे, जिससे कि आपका जो सरप्लस जो भी हो गया, चाहे सर्विसेज में या गुड्स में या किसी भी इंडस्ट्री में या मैन पावर में जो भी सरप्लस है, आप वो सरप्लस इफेक्टिवली यूटिलाइज़ हो जाता है फॉरेन मार्केट में। सिक्स्थ इज़ फॉस्टर इंटरनेशनल ट्रेड। सिक्स्थ इज़ फोस्टर्स इंटरनेशनल ट्रेड। अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करती है तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो डिफरेंट नेशंस के साथ करती है। जब आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ करते हो डिफरेंट नेशंस के साथ, तो जिस नेशन के साथ आपका बिज़नेस रिलेशनशिप है उसके साथ आपकी अच्छी बनती है, यानी कि आप दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कोऑपरेशन डेवलप होता है। और अगर एक नेशन का डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो और उन कंट्रीज़ के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में एक पीस का एनवायरनमेंट होता है और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप्ड होता है, जो कि वर्ल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए या फिर नेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस तरीके से इंटरनेशनल बिज़नेस के ये सारे एडवांटेजेस हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया हो सो प्लीज़ like and subscribe my channel, and don't forget to watch my another further videos in which I will discuss about disadvantages of international business. Keep watching my videos, keep smiling, keep learning. Thank you.